Hello and good morning students, welcome back to your online classes. We are going to continue with chapter number 4 for 9th standard from chemistry section. और इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं आज हम लोग इसमें जो हमारा वैलेंसी वाला टॉपिक था जो हमने प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में पढ़ा था उसको हम लोग रिपीट करने वाले हैं। वैसे तो ये हम लोगों ने क्लास में भी पढ़ा है बट जो सेक्शंस में जो डिफरेंट क्लासेस चल रही है जस्ट टू रिकवर दैट एंड ऑल्सो ऑनलाइन क्लास में भी ये जो था इसमें ऑडियो इश्यूज़ थे और अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ थे, तो वी आर गोइंग टू रिपीट दिस वैलेंसी टॉपिक और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने चैप्टर में। ऑलराइट नाउ अब सबसे पहली चीज़ इसमें मैं अपना जो ये वैलेंसी वाला टॉपिक है इसको आप लोगों को बता देता हूँ। तो वैलेंसी टॉपिक में सबसे पहले आपको एक तो डेफिनेशन ध्यान रखनी है, वही सेम डेफिनेशन है जो पिछले थर्ड चैप्टर में आप लोगों ने देखी होगी अबाउट वैलेंसी कि भाई इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि एक एटम जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर सकता है, कितने गेन कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग वो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। यानी कि अगर कोई एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर लूज़ कर सकता है या 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है तो वो एक टाइम पे 3 या 2 डिफरेंट एटम से कंबाइन हो सकता है ना। मतलब ये एक कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। और अभी अगर आप इसको और सिंपल टर्म्स में समझना चाहो तो ये समझ सकते हो कि वैलेंसी क्या होती है कि एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है या जितने गेन करता है टू बिकम स्टेबल, वो चीज़ आ जाती है वैलेंसी के अंदर। ओके एंड राइट, तो एक तो ये तो सबसे पहली चीज़ डेफिनेशन वाली बात हो गई। दूसरी चीज़ इसमें टर्म आते हैं वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल को आप एक लाइन में इसको डेफिनेशन लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो कि वैलेंस शेल्स आर बेसिकली लास्ट शेल्स, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो द आउटर मोस्ट शेल इन एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस शेल। जो आउटर मोस्ट शेल होता है एक एटम का वो वैलेंस शेल होता है, ठीक है। एंड इसमें एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग जैसे ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, राइट। और इसमें जो फर्स्ट है के शेल में हम लोग कितने रखते हैं? फर्स्ट शेल में 2 रखते हैं, बाकी बचे कितने? 6। तो हम एक और शेल ले लेंगे एल शेल में हम लोग डाल देंगे 6, ठीक है। तो इसमें लास्ट शेल कौन सा हो गया? एल शेल हो गया इसका, है ना। ऑक्सीजन का लास्ट शेल क्या हो गया? एल शेल। तो वैलेंस शेल भी यही हो जाएगा। ओके एंड एक और एग्जांपल आप लेना चाहो तो ये ले सकते हो, जैसे लेट्स से नियॉन है, नियॉन है, इसका एटॉमिक नंबर है 10 और इसमें जैसे के शेल हो जाएगा, के शेल में 2 आ गए और एल शेल में आ जाएंगे 8। तो ये स्टेबल भी अपने को पता है क्योंकि लास्ट शेल में 8 होगा तो स्टेबल भी हो गया, ये नहीं है। बट मेन चीज़ क्या है कि इसका लास्ट शेल क्या हो गया? इसका भी लास्ट शेल हो गया एल, राइट। वैलेंस शेल जो आउटर मोस्ट शेल है वो क्या हो गया? एल हो गया। एक और आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, राइट। तो के शेल में हम लोग 2 रख देंगे और एल शेल में हम लोग रख देंगे 8। कितने हो गए? 8 और 2 10 और एम शेल में हम लोग रख देंगे 3। सो इस केस में इसका वैलेंस शेल कौन सा हो गया? ये वाला एम शेल जो है इसका वैलेंस शेल हो जाएगा। तो यू गेट द आइडिया, राइट। वैलेंस शेल किसको बोलते हैं? जो लास्ट शेल होता है किसी भी एटम के अंदर, जो लास्ट शेल होता है वो वैलेंस शेल हम लोग बोल सकते हैं। सेकेंड चीज़ इसमें आती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली जो लास्ट शेल होता है, जो वैलेंस शेल होता है ना, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो आप इसमें एक सीधी सी बात ये देख सकते हो कि अगर डेफिनेशन अपन लिखना चाहें तो इसमें ऐसा लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ वैलेंस शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं तो आपको बस इतना देखना है कि लास्ट शेल में कितने? 6 हैं। तो ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, नियॉन के 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, राइट। एल्यूमिनियम के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो लास्ट शेल में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चीज़ इसके अंदर हम लोग देखते हैं। ओके तो ये 2 चीज़ें हैं
ये पहली तो हमने वैलेंसी की डेफिनेशन देखी, दूसरी चीज़ वैलेंस शेल देखे, और तीसरी चीज़ हमने देखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, राइट। इसके बाद आफ्टर बोथ दीज इसमें नेक्स्ट चीज़ आती है कि इन एग्जांपल्स को ऐसे रहने देते हैं हम लोग। ये हो गया था के शेल का 2 और ऑक्सीजन का हो गया था 8, और ये हो गया था नियॉन का 10। ओके, नाउ दूसरी चीज़ इसमें नेक्स्ट चीज़ जो अपने को देखनी है वो ये है कि हम लोग वैलेंसी फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, मतलब कि कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा, कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। अगर बहुत सिंपल सी बात है, अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल राइट, लास्ट वाला शेल है, किसी एटम के अगर वैलेंस शेल में अगर 4 अप टिल 4 तक हैं इलेक्ट्रॉन्स, है ना, कितने हैं, अप टिल 4, अप टिल 4 का मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है ना। तो अप टिल 4 तक अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जितने भी होंगे अप टिल 4 तक जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट शेल में, वही उसकी वैलेंसी हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3, राइट। तो क्या था, अप टिल 4, यानी कि 1 2 3 4 कोई सा भी हो सकता है, तो 3 है, तो यानी कि इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, है ना। और अगर सिचुएशन ऐसी नहीं है, अगर 4 से ज़्यादा है लास्ट शेल में, तो 4 से ज़्यादा है अगर लास्ट शेल में, तो जितने भी हैं उनको आपको 8 में से माइनस कर देना है, तो भी आप वैलेंसी उस एटम की बता सकते हो। जैसे लेट्स से इसमें 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें ना, 4 से ज़्यादा है, राइट। तो अगर आप इसको 6 में से 8 में से इसको माइनस कर देते हो तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 8 - 6 इज 2, है ना। और इधर देख लेते हैं, इधर भी 4 से ज़्यादा है, 8 है एक्चुअली, तो इसमें क्या होगा, 8 - 8, तो इसमें क्या हो जाएगा, 0 वैलेंसी होगी ना, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है, इसको ना ही इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने की ज़रूरत है, ना ही इलेक्ट्रॉन्स इसको गेन करने की ज़रूरत है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बिकॉज देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स कमिंग इन और गोइंग आउट ऑफ नियॉन एटम। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है वैलेंसी। एक और चीज़ इसमें है कि इसमें एक चार्ज भी आता है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। हमने आयंस में आप पढ़ा हो तो ध्यान हो कि एटम्स जो हैं जब इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं या गेन करते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज गेन करते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी कैसे बता सकते हो, बहुत वो भी इसी से रिलेटेड है। अगर अप टिल 4 है इलेक्ट्रॉन्स, है ना, जैसे 1 2 3 या 4, अगर लास्ट शेल में 4 अप टिल 4 तक हैं इलेक्ट्रॉन्स, राइट, तो उसमें चार्ज वैलेंसी तो क्या हो जाएगी, जितने हैं उतने, है ना, और चार्ज उसमें हो जाता है पॉजिटिव। तो यानी कि एल्यूमिनियम पे कैसा चार्ज हो जाएगा, एल्यूमिनियम पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन है। अगर 1 होता है इसमें इलेक्ट्रॉन तो 1 वैलेंसी हो जाती और चार्ज पॉजिटिव, अगर 2 होता तो 2 वैलेंसी हो जाती, चार्ज पॉजिटिव, 3 है तो 3, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते तो भी 4 वैलेंसी हो जाती और पॉजिटिव, ठीक है। और इधर ऑक्सीजन में क्या है, अगर 4 से ज़्यादा है लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स, और अगर आपको 8 में से माइनस करना पड़ रहा है मतलब, तो उसका चार्ज नेगेटिव आता है। जैसे यहाँ पर इसका चार्ज आएगा नेगेटिव, ठीक है। और एक्चुअली सिचुएशन ये है कि अगर आपकी कोई वैलेंसी है, कुछ वैलेंसी आ रहा है, जैसे यहाँ पर भी आपको 8 में से माइनस करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई चार्ज नहीं आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ नहीं रहा है इसमें, तो लेकिन आपको अगर माइनस करना पड़ रहा है और आपके पास कुछ वैलेंसी है, इवन इफ इट इज़ 1, एक वैलेंसी भी आती है अगर, है ना, अगर जैसे मान लो 7 होता है यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इट इज़ मोर देन 4, राइट। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते तो हम 8 - 7 करते तो हमारे पास 1 वैलेंसी आ जाती और चार्ज आता नेगेटिव, ठीक है। तो कुल मिला के अगर आप 8 में से माइनस करके कुछ भी वैलेंसी अगर आ रही है तो उसमें चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। और अगर आपके पास अप टिल 4 ही है इलेक्ट्रॉन्स तो उसमें चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, अगर 4 से ज़्यादा है तो चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, ये वाली बात है। ओके, तो ये चीज़ें आपको वैलेंसी वाले टॉपिक में ध्यान। सबसे पहली चीज़ हमने क्या पढ़ी, हमने पढ़ा वैलेंसी का कि उसकी डेफिनेशन, है ना। उसके बाद हमने पढ़ा वैलेंस शेल, फिर हमने पढ़ा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर अभी हमने देखा कि वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं और चार्ज कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है।
आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू इन योर ऑफलाइन क्लासेस कि वो आपको 20 तक जो एटॉमिक नंबर्स हैं वो ध्यान रखने हैं, बहुत बहुत क्रूशल चीज़ है वो। ओके, सो ये तो हो गया हमारा वैलेंसी वाला टॉपिक। अब इसको हम लोग देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। इसमें एक क्वेश्चन अपने को दे रखा है वैलेंसी टॉपिक के एंड में। दिस इज़ ऑन पेज नंबर 52 पे है। इसको देख लेना। हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम। सो पेज 52 पे एक क्वेश्चन दे रखा है कि हम क्लोरीन, मैग्नीशियम और सल्फर इनकी वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक का मैं आपको बता देता हूँ और बाकी आप लोग फिर कर सकते हो खुद। अब जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, अगेन आपको एटॉमिक नंबर्स ध्यान रखना है, 17 है, राइट। तो अपन लोग इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो न्यूक्लियस हो गया, हैव टू बी अ लिटिल बिट लोअर, ये न्यूक्लियस हो गया। ये हो गया इसका फर्स्ट शेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स रख दिए। ये हो गया इसका सेकंड शेल में हमने 8 रख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए, 8 और 2 10, और एक और शेल बन गया और उसमें हमने रख दिए बाकी के बचे हुए 7, 3 4 5 6 7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, K में 2, L में 8 और M में 7, है ना, 2 8 7 ये हो जाएगा। तो अब इसकी वैलेंसी, ये इतना काम आपको करना है तीनों में, है ना, बाकी के 2 में भी ये करना है। अब वैलेंसी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें सिंपली ये बोल सकते हैं कि वैलेंसी इज इक्वल टू 8 - 7 इज इक्वल टू 1, राइट। हमने अभी डिस्कस किया था ना, 4 से ज़्यादा हो तो 8 माइनस कर देंगे, तो इसको 7 है लास्ट शेल में, तो 8 - 7 कितनी वैलेंसी हो गई, 1 हो गई। यही काम आपको बाकी के मैग्नीशियम और सल्फर में भी करना है। ऑलराइट, ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं आगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है या एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो इसको भी हम लोगों ने पढ़ा था पहले। वी आर जस्ट गोइंग टू रीविजिट दिस। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ऑलराइट। सो एटॉमिक नंबर और मास नंबर, अब इसमें सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर की बात कर लेते हैं। तो देखो एटॉमिक नंबर, अगेन मैंने आप लोगों को इसमें एक चीज़ बताई थी कि इसको आप पहले तो डिफाइन कैसे करते हो। तो एटॉमिक नंबर को अपन लोग डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, है ना। ये तो एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन हो जाएगी। आई एम गोइंग टू रिपीट इट। इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, है ना। पहली चीज़ तो डेफिनेशन हो गई। दूसरी चीज़, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Z लेटर से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और तो क्या शो करता है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स शो करता है, राइट। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं, है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये चीज़ इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि आपको कई बार क्वेश्चन में से पूछा जाता है कि भाई जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स बताओ कितने हैं, या कौन एक एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स यू मस्ट रिमेंबर दोज आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, है ना। तो एक एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स कितने होते हैं, ये चीज़ आपको पूछी जाती है। तो जिसमें से 3 होते हैं, 3 में से 2 तो आपको एटॉमिक नंबर से पता चल जाएंगे। कौन कौन से, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, है ना। एंड तो डेफिनेशन हो गई, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें अपन लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे Z इज इक्वल टू 19 है, तो 19 तो अपना क्या था, 19 था अपना पोटेशियम, राइट।
19 पोटेशियम था, टेबल में नहीं है लेकिन ऐड किया था इसको, है ना, हमने ऐड करवाया था इसको। तो Z इज इक्वल टू 19 मतलब क्या हो गया, पोटेशियम। और 19 अगर इसका एटॉमिक नंबर है तो यानी कि प्रोटॉन्स भी 19 हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी 19 हो गए, राइट। तो ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, एटॉमिक नंबर डेफिनेशन ध्यान रखनी है, इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखना है। और एटॉमिक नंबर क्या क्या शो करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन शो करता है विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेम होते हैं। और ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, जैसे Z इज इक्वल टू 19 अगर आपको दे रखा है तो 19 का क्या हो जाएगा, पोटेशियम। ये आपको वैल्यू याद रखनी है, ओके, कि ये 19 किसका है ना। तो अगर अपने को पता है तो अपन बोल सकते हैं 19 पोटेशियम का है और 19 ही इसमें प्रोटॉन हो जाएंगे और 19 ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको एटॉमिक नंबर के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अप हम लोग देख लेते हैं अपना मास नंबर। ओके, सो ओके, मास नंबर की बात कर लेते हैं। अब देखो मास नंबर में सबसे पहले इसकी अपन लोग डेफिनेशन मैं आप लोगों को बताता हूँ। मास नंबर में ऐसे आप लोग लिख सकते हो, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। मास नंबर क्या होता है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये तो मास नंबर की डेफिनेशन हो गई। दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि मास नंबर को अपन लोग शो करते हैं ए से, ए लेटर से इसको शो करता है। और ए क्या करेगा, ए जो मास नंबर है वो क्या क्या चीज़ शो करता है, एक तो नंबर ऑफ प्रोटॉन शो करता है ना, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन शो करता है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन शो करता है, ठीक है। ये वाली चीज़, इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, मास नंबर बन जाएगा, है ना। तो मास नंबर की डेफिनेशन हो गई, उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो चीज़ इसमें आ जाती है। और इन दोनों को अपन लोग न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, बिकॉज ये दोनों न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, सो न्यूक्लियॉन्स आप इसको बोलते हो, ठीक है। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल में मास नंबर का एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दूंगा नहीं, बिकॉज मास नंबर के बारे में मास नंबर्स यूजुअली क्वेश्चन में दे दिए जाते हैं। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि आपको कई बार मास नंबर फाइंड आउट करने को आ सकता है, या तो मास नंबर फाइंड आउट करने को आ सकता है या फिर किसी और दूसरी तरीके से पूछा जाता है। देखो इसमें क्या होता है कि ओके, सो एटॉमिक नंबर से क्या क्या कौन कौन सा पार्टिकल प्रेजेंट हो गया अपने पास, प्रोटॉन प्रेजेंट हो गया और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गया, है ना। और मास नंबर से कौन सा पार्टिकल प्रेजेंट हो गया, मास नंबर से प्रोटॉन प्रेजेंट हो गया और न्यूट्रॉन प्रेजेंट हो गया, ठीक है। मास नंबर से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। यानी कि आपको चाहे से एटॉमिक नंबर हो या मास नंबर हो, आपके पास प्रोटॉन्स तो आपको पता चली जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि या तो आपको एटॉमिक नंबर तो आपको ध्यान रखना ही है, वो तो अपने दिमाग में है ना। तो या तो आपको जैसे मान लो कोई सा भी मैंने जैसे ये एक्स एलिमेंट दे दिया और एक्स एलिमेंट है, इसका सॉर्ट ऑफ एक्स एलिमेंट भी नहीं है, तो लेट्स से मैंने आपको बोल दिया कैल्शियम है। अब कैल्शियम का अपने को पता है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, 20 होता है ना। और इसने पूछ लिया कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है और इसका मास नंबर 40 है, तो इसमें बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, या तीनों पार्टिकल्स बताओ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने होंगे, है ना। तो 20 से तो क्या पता चल रहा है अपने को, 20 से प्रोटॉन पता चल रहा है और इलेक्ट्रॉन पता चल रहा है ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ये दोनों चीज़ें बताता है। तो यानी कि 20 तो इसमें प्रोटॉन हो गए और 20 इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। ध्यान से देखना है इस चीज़ को। अब ये चीज़ हो गई, राइट, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गए। अब न्यूट्रॉन कैसे बताएं, अब मास में मास अपने को क्या बता रहा है, प्रोटॉन बता रहा है और न्यूट्रॉन बता रहा है, राइट। प्रोटॉन्स
इसमें से अपने को ऑलरेडी पता है कितने हैं, 20 है ना। प्रोटॉन अपने को पता है 20 है, मास में भी 20 होंगे, राइट। तो अगर प्रोटॉन अपने को ऑलरेडी पता है कि 20 है, तो न्यूट्रॉन में क्या होगा, 40 माइनस 20 करेंगे तो 20 न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, इज़न्ट इट। भाई एटॉमिक नंबर क्या शो करता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब एक एटम में 3 ही पार्टिकल्स होते हैं मेजरली, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, राइट। तो प्रोटॉन तो अपने को पता चल गया है कितना है, 20 है। इलेक्ट्रॉन भी पता चल गया 20 है। और अगर प्रोटॉन 20 है और मास 40 है, तो यानी कि बाकी की चीज़ क्या बची, न्यूट्रॉन बची। तो मास में से आप प्रोटॉन्स हटा दोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। यानी कि क्वेश्चन इस तरीके से आता है। तो इसमें आपको ये वाली चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई हम एटॉमिक नंबर से क्या चीज़ शो कर सकते हैं और मास नंबर से क्या चीज़ शो कर सकते हैं। और अगर मास नंबर में से एटॉमिक नंबर हटा देंगे तो अपने पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी आ जाएंगे। ओके, तो इसमें ये वाली चीज़ है। और लास्टली ये जो तरीका है शो करने का, ये तरीका है किसी भी एटम के सिंबल को शो करने का। यानी कि जो मास नंबर होता है वो सुपरस्क्रिप्ट में आता है और जो एटॉमिक नंबर होता है वो सबस्क्रिप्ट में आता है, नीचे और ऊपर। ऊपर को हम लोग सबस्क्रिप्ट बोल देते हैं, नीचे को हम लोग ऊपर को हम लोग सुपरस्क्रिप्ट बोल देते हैं और नीचे को सबस्क्रिप्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये है काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें कि हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में इतना आपको डिटेल्स जो है वो ध्यान रखनी है। ओके, अब इसमें 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो है इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज 8 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑल्सो 8, है ना। इसको मैं मिटा देता हूँ पहले। सो वी आर ऑन वही पेज नंबर 52 पे हैं हम लोग। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज़ 8। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने दे रखे हैं, 8 दे रखे हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑल्सो 8। अब एटम में 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 ही प्रोटॉन्स हो जाएंगे, है ना, सेम होते हैं दोनों। देन 2 चीज़ें इसमें पूछ रहा है, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर यानी कि Z क्या हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स 8 है, प्रोटॉन 8 है, तो एटॉमिक नंबर 8, है ना। और दूसरी चीज़ में पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द चार्ज ऑन द एटम। सेकेंड चीज़ चार्ज पूछ रहा है, राइट। तो अभी अब याद हो तो अपन ने कैसे निकाला था, इसका यहाँ Z है, Z इज इक्वल टू 8 है, यानी कि इसमें K शेल में 2 हो गए और L शेल में 6 हो गए। ऑक्सीजन का है, राइट, ऑक्सीजन में होता है 8। तो K इज इक्वल टू 2 हो गया और L इज इक्वल टू 6 हो गया। तो हमने चार्ज का क्या बताया था कि अगर 4 से ज़्यादा हो, 4 से ज़्यादा हो मतलब आपको माइनस करना पड़ रहा है अगर 8 में से, और कुछ वैलेंसी अगर आपकी आ रही है, तो यहाँ पर वैलेंसी तो क्या हो जाएगी, 2 हो गई, है ना। तो वैलेंसी 2 हो रही है, यानी कि चार्ज यहाँ पर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, राइट। और पॉजिटिव कब आता है, जब अप टिल 4 हो, 1 2 3 या 4 हो, तब पॉजिटिव चार्ज आता है, और अगर 4 से ज़्यादा हो तो नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, ये तो था इसमें फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। या विद द हेल्प ऑफ टेबल 4.1 फाइंड आउट द मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर एटम। टेबल 4.1 की हेल्प से आपको मास नंबर बताना है ऑक्सीजन और सल्फर का। तो देखो टेबल आप बुक में देखकर और इसमें मास नंबर लिख सकते हो। आपको बस क्या करना है, एटॉमिक नंबर और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं उन दोनों को ऐड कर देना, तो वो मास नंबर बन जाएगा, है ना। क्योंकि एटॉमिक नंबर से आपको मिल जाएंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर आप इससे ऐड कर दोगे तो टोटल मास नंबर बन जाएगा। तो ये वाली चीज़ आपको इसमें करनी है। ऑलराइट, सो ये वाली चीज़ है। अब इसमें जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइसोटॉप्स, और इसको अपन लोग
देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज जितना भी देखा इसको प्रॉपरली आपको समझना और प्रॉपरली इसको ध्यान से देखना। कल यानी कि जो भी अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें ये चैप्टर हम लोग फिनिश कर देंगे। ऑलराइट, एंड अंटिल देन हैव अ गुड डे।